देखो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी करंट लूप है, तो ये मैंने मान लिया कि लेट दिस इज ए करंट लूप। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर इसमें करंट है आई है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है एज शोन, और इस लूप की रेडियस है वो मैंने मान ली आर के बराबर है। तो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस करंट लूप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप एंड एम इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए। के की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर करी है, 1 के बराबर कंसिडर करी है, तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। एज मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन वो एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होगी। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की, इट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, अब हमने कह दिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हमारे पास करंट यू फ्लो करता तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की साइड में होगा। इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सिंपल से एक इसमें क्वेश्चन देखो, मैं ये मान लूँ कि ये मेरे पास कोई भी सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस है वो मैंने कंसिडर कर ली कि इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इसमें से करंट है वो 5 एम्पियर के बराबर फ्लो करता है, और मैंने मान लिया कि इट हैड नंबर ऑफ टर्न्स 10। तब ये कहा है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप, और मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, एन आई ए के बराबर होगा। एन क्या होता है हमने, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यह पाई आर का स्क्वायर, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 10 रेज़्ड पावर -1 मीटर के बराबर हो गया। देयरफॉर ए इज इक्वल टू पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 इंटू आई 5 इंटू एरिया कितना है, पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -2, और हमने कह दिया भाई 5 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप। आगे हमारे पास आता है कि एक सोलेनोइड है वो एक्ट करता है एज ए बार मैग्नेट। भाई सोलेनोइड को हमने बताया भाई किसकी तरह एक्ट करेगा, ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और जैसे ही बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ हमने लिखा सोलेनोइड एज बार मैग्नेट। हम कहेंगे कोई सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। कब करेगा, अगर हमारे पास उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, किसकी, सोलेनोइड की एक्सियल लाइन पे या सोलेनोइड की इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन के बराबर हो जाए, देन वी कैन से दैट द सोलेनोइड विल एक्ट एज ए बार मैग्नेट। इसको पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग की अगर रेडियस मैं ए ले लेता हूँ, इसकी एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो हमारे पास आया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और ये आया था आपके पास μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी पावर हमारे पास किसके बराबर हो गई, 3/2 के बराबर हो गई। यही आया था। इस रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे। इसको करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास कोई भी एक सोलेनोइड है, और जो सोलेनोइड लिया है उसकी लेंथ है वो हमने 2L के बराबर ले ली।
लेट दिस इज ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2L। ये एक सोलेनोइड है, इसकी लेंथ है 2L के बराबर ली है। ये मैंने कह दिया कि दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड एंड O इज इट्स सेंटर पॉइंट। O है ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यही कंसीडर किया है। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने क्या कंसीडर किया है भाई, इससे x डिस्टेंस दूरी पे मैंने एक स्मॉल पोर्शन मान लिया सोलिनोइड का, और ये वाला पोर्शन माना है जिसको O पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी माना है, और इसकी थिकनेस है वो हमने dx के बराबर मानी है। अब मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि भाई हमारे पास अगर एक टर्न था तो उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, लेकिन इस टोटल सोलेनोइड से निकालना है, और टोटल सोलेनोइड से निकालना है तो मैंने क्या कंसीडर किया है, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया है। देखो ये मैंने हाथ है, ये एक सोलेनोइड माना है, और इसका ये वाला छोटा सा पोर्शन मान लिया। छोटा पोर्शन मान लिया, अगर इसकी थिकनेस dx है, इसकी विड्थ dx है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बोलो ndx होंगे। टोटल के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो छोटे से पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, dB के बराबर होगा। और इसके हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर बोलो हमारे पास dx थिकनेस थी, तो बोलो हमने इसके एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट किया है या नहीं, हमने इसके एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट किया है। देखो ये मैंने मान लिया कि P पॉइंट मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, और जो P पॉइंट था वो इसके सेंटर से Rx डिस्टेंस दूरी पे था। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने मान लिया कि लेट इट इज एट ए डिस्टेंस R। अब देखो बच्चों, ये x है और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल R है। बोलो जो हमारे पास स्मॉल पोर्शन है उससे ये डिस्टेंस R माइनस एक्स हो गई या नहीं। और ये क्या हमारे पास इस रिंग की तरह ट्रीट करूँ तो बोलो R माइनस एक्स उसकी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस हो गई, और जैसे ही एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस हो गई तो मैंने कह दिया कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू ए स्क्वेयर। ए इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, देयरफॉर जो रिंग्स होंगी उनकी रेडियस भी कितनी होगी, a के बराबर होगी, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n1 अपॉन इससे डिस्टेंस r माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और सारे की पावर हमारे पास कितनी आएगी 3/2। अब देखो n मैंने माना था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, आपके पास n1 के बराबर होंगे, एंड n1 इज इक्वल टू n इंटू dx के बराबर हो गया। यही होगा n1 इज इक्वल टू n dx, देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू ए स्क्वेयर इंटू n dx अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी पावर आ गई 3/2 के बराबर आ गई। मैंने स्पेशल केस मान लिया कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, ये जो O पॉइंट से डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस x, देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि R माइनस एक्स बिकम्स नियरली इक्वल टू R। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I ए स्क्वेयर n dx अपॉन R स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी पावर कितनी होगी आपके पास 3/2 के बराबर होगी। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे यूँ कहूँ कि भाई अगर R है जो ये पोजीशन है ये वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस, रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो जब रेडियस से बहुत ज़्यादा होगी तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन R स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। बोलो क्या नियरली इक्वल टू R स्क्वेयर नहीं हो जाएगा, R स्क्वेयर के नियरली इक्वल हो जाएगा, और जब ये नियरली इक्वल टू R स्क्वेयर हो जाएगा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू ए स्क्वेयर n dx।
अपॉन आर स्क्वायर और सारे की पावर 3/2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास dB की वैल्यू आई वो आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर इंटू एन डी एक्स अपॉन आर क्यूब के बराबर हो गई। ये तो हमारे पास इस स्मॉल पोर्शन से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और जब टोटल करते हैं तो टोटल के लिए बोलो हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन आर क्यूब, यही आएगा। टोटल के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं एक्स के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। बोलो हमारे पास ये एक्स है, इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बच्चों यहाँ से आप देखो ये तो डिस्टेंस होगी -l और ये डिस्टेंस कितनी होगी, +l होगी। और ये -l और ये +l, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि भाई इंटीग्रेट कर सकता हूँ। किस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ, -l से +l की लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी लिमिट आ गई -l से +l। ये सारे टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गई। तो ये मैंने कह दिया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर इंटू एन अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ओवर dx -l से +l। और dx का इंटीग्रेशन x के बराबर हो गए हम, x के बराबर हुआ तो b की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर इंटू एन अपॉन आर क्यूब, इसी के बराबर होगा 2 पाई आई ए स्क्वायर एन अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ चली, -l से +l। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये आया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर एन अपॉन आर क्यूब इंटू l माइनस प्लस l। और l प्लस l 12 के बराबर हो गए हम, तो ये आएगा हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन अपॉन आर क्यूब इंटू 2l के बराबर आ गया। ये है n। मैंने क्या बताया है, मैंने n बताया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ से इसकी टोटल लेंथ है 12 की। तो बोलो n इंटू 2l, क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन आर क्यूब। और बच्चों आप यहाँ से कह दो कि पाई इंटू ए स्क्वायर, ए रेडियस थी तो पाई इंटू ए स्क्वायर, क्या हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं हो जाएगा। देयरफॉर बी की वैल्यू आई हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए इंटू एन अपॉन आर क्यूब। और बोलो अभी मैंने बताया कि एन आई ए क्या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, मैग्नेटिक मोमेंट था। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई वो आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। और ये मैग्नेटिक फील्ड था किसके कारण था, बार मैग्नेट पे के कारण था। और कौन सी लाइन पे था, एक्सियल लाइन पे था। क्या हमारे पास ये सोलेनोइड है, उसके लिए जो P पॉइंट है ये क्या एक्सियल लाइन पे नहीं है, यस इट इज ऑन द एक्सियल लाइन। और जब ये एक्सियल लाइन पे है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो सोलेनोइड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे सेम आया है। देयरफॉर वी कैन से सोलेनोइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। एक सोलेनोइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। आगे देखो एक बार इसको, आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास क्या आता है कि टॉर्क एक्टिंग आता है ऑन ए बार मैग्नेट
प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा टॉपिक है, पीछे कर चुके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, लेकिन एक बार फिर दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, मैंने ये कंसिडर कर लिया कि मेरे पास ये कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है, हमने मान ली कि लेट इट्स स्ट्रेंथ इज बी, इसकी स्ट्रेंथ है वो मैंने बी के बराबर मान ली। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट है उसको प्लेस कर दिया, और बार मैग्नेट है उसकी लेंथ है मैंने 2L के बराबर ले ली, उसकी मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L के बराबर ले ली। देखो इसको, और जो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल कितना बनाता है, आपके पास थीटा एंगल बनाता है। तो ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक बार मैग्नेट है। जो बार मैग्नेट है ये हमारे पास इसका साउथ पोल है, ये मैंने मान लिया कि दिस इज नॉर्थ पोल। अब बताओ, जब हमने कह दिया साउथ पोल है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ -N होती है, -M होती है, और नॉर्थ पोल की क्या होती है आपके पास +N। और जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो बोलो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा या नहीं, इसके ऊपर फोर्स इस साइड में एक्ट करेगा, और कितना फोर्स एक्ट करेगा -MB, और इसके ऊपर हमारे पास फोर्स कितना एक्ट करेगा +MB है, वो फोर्स एक्ट करेगा। ये मैंने मान लिया कि फोर्स F1, और ये फोर्स कितना मान लिया मैंने F2। बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स देखो, F1 + F2 इज इक्वल टू नेट फोर्स। और अगर मैं यहाँ से कहूँ F नेट, तो ये आया हमारे पास MB - MB, और MB - MB 0 के बराबर आ गया। देन वी कैन से दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट इज 0। इसका मतलब ये हो गया कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ से देख रहे हो आप, F1 है वो +MB है, और F2 है वो कितना आपके पास -MB है। दोनों इक्वल हैं बट बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो फोर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हो, तब वहां पे हमारे पास टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन द मैग्नेट। एंड टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू क्या आएगा आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बराबर आएगा। बोलो यही आएगा या नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के बीच की होगी। ध्यान से देखो, एक फोर्स इसके अलोंग एक्ट करता है, एक फोर्स इसके अलोंग एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो पेन लिया है मैंने, दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यहाँ देखो, एक फोर्स तो ये वाला F1 हो गया, ये फोर्स F2 इस साइड में हो गया, तो ये वाली क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। और ये मैंने मान लिया कि ये S, ये N, और ये कौन सा पॉइंट मान लिया, A मान लिया, तो AN है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जो मैग्नेटिक एक्सिस और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल थीटा था, तो आप यहाँ से कह दो कि इन ट्राइंगल SAN AN कैलकुलेट करना है, और SN हमारे पास given है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लेंथ लेते हैं, मैग्नेट की लेंथ लेते हैं वो 2L होती है। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि इन ट्राइंगल SAN AN/SN इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा, एंड वी गेट AN इज इक्वल टू SN साइन ऑफ थीटा।
और मैं कह सकता हूँ कि ए एन है वो किसके बराबर हो गया आपके पास 2l साइन थीटा के बराबर आया। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई वो कितनी आई आपके पास 2l साइन थीटा। F1 या F2 था वो हमारे पास MB के बराबर आया था। मैं कह सकता हूँ कि टाउ इज इक्वल टू MB इंटू 2l साइन ऑफ थीटा। और बच्चों M इंटू 2l पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टाउ इज इक्वल टू M इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर आया। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ो तो मैं कह सकता हूँ कि टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B के बराबर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो टॉर्क एक्टिंग की वैल्यू है इसके बराबर आएगी। आगे इसका स्पेशल केस कर लो आप। भाई थीटा है, अगर आपने 0 डिग्री ले लिया, थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास क्या होगा कि थीटा 0 डिग्री है और बोलो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ से कह दो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग भी किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। दूसरा मैं यूँ कह दूँ कि अगर थीटा है बच्चों वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है। थीटा 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि जो साइन थीटा है वो 0 के बराबर, अगेन टॉर्क एक्टिंग विल बी 0। थर्ड पार्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर थीटा है वो मेरे पास 90 डिग्री के बराबर है और जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा तो बोलो साइन ऑफ थीटा 1 होगा एंड टॉर्क एक्टिंग विल बी मैक्सिमम। और ये किसके बराबर होगा आपके पास MB के बराबर होगा एंड दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग। देखो एक बार इसको, आगे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई जब हमारे पास क्या होता है भाई इस मैग्नेट को हम रोटेट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब वहाँ पे हमारे पास क्या आती है कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है और उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम स्टोर करते हैं एज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने बताया कि जो टॉर्क एक्टिंग आया वो आया टाउ इज इक्वल टू MB साइन ऑफ थीटा। मैंने बताया कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों भाई यहाँ पे हमने क्या बताया कि टॉर्क एक्टिंग है वो हमारे पास है MB साइन थीटा और मैंने मान लिया कि इस डाइपोल को मैंने रोटेट कर दिया एक स्मॉल एंगल d थीटा से। और जब रोटेशनल मोशन होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है, वो होता है कि भाई टाउ इंटू d थीटा के बराबर होता है। अगर लीनियर मोशन होता है तो स्मॉल वर्क डन होता है कि F इंटू d थीटा होता है। बट हमारे पास ये रोटेट कर रहा है और रोटेशनल मोशन होगा तब इस केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा आपके पास dW इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा के बराबर होगा। और हम कह सकते हैं कि भाई dW इज इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास MB साइन थीटा, MB साइन थीटा इंटू d थीटा के बराबर होगा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो भाई हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर MB साइन थीटा इंटू d थीटा और W इज इक्वल टू MB इंटीग्रेशन ओवर साइन ऑफ थीटा d थीटा। और बोलो साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन
माइनस कोस थीटा आएगा, भाई साइन थीटा है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। W इज इक्वल टू एम बी इंटू माइनस कोस ऑफ थीटा एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन आया माइनस एम बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एम डॉट बी के बराबर आएगा, यही आएगा। एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। हेंस मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, माइनस एम बी कोस थीटा, या हमने कह दिया कि माइनस ऑफ एम डॉट बी के बराबर आ गई। दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन और पूछा जाता है इसमें कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है उसको हमने क्या किया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट कर दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होगा। बच्चों स्टेबल के लिए हमने क्या बताया, डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हमने कह दिया कि स्टेबल से और कहाँ पे रोटेट कर रहा था इसको, अनस्टेबल में। और स्टेबल के लिए हमने θ1 0 डिग्री मान लिया और अनस्टेबल के लिए θ2 कितना हो गया आपके पास, 180 डिग्री के बराबर हो गया। कर लो इसको, u1 इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ θ1 और कोस ऑफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, और बोलो कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ये आया हमारे पास माइनस ऑफ एम बी के बराबर आ गया। भाई स्टेबल से कहाँ रोटेट किया था, अनस्टेबल में। u2 इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, एम बी के बराबर आ गई, यही आएगी u1 माइनस एम बी, और u2 कितना आ गया आपके पास, प्लस एम बी के बराबर आ गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या कैलकुलेट करोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास, एम बी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी, और बच्चों माइनस माइनस प्लस, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 2 MB के बराबर आ गया। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया। अगर आपको ये कह देता कि अनस्टेबल से स्टेबल तक रोटेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि θ1 तो 180 डिग्री हो जाता है, θ2 कितना हो जाता है, 0 डिग्री। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आता माइनस ऑफ 2 MB के बराबर आता। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हो गया। आगे देखो, आगे इसमें हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी और आती है कि भाई ये कहता है भाई इसको कई बार ये कहता है कि भाई मैक्सिमम टॉर्क से और स्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, टॉर्क एक्टिंग मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास थीटा है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वहां से रोटेट किया है θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री तक। यहाँ से कह दो u1 इज इक्वल टू 0 आएगा भाई, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, और जो u2 आएगा वो कितना आएगा, माइनस एम बी कोस ऑफ 0 डिग्री के बराबर आएगा। और बच्चों बोलो कोस 0 की वैल्यू 1, u2 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस एम बी। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये आएगा। और W इज इक्वल टू u2 तो हमारे पास है माइनस एम बी, और u1 0 था। देन वी गेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी के बराबर होगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कब रोटेट कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमम से और मिनिमम तक हम रोटेट करते हैं।